हेलो एवरीवन। आज हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब हम इसे चैप्टर को एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। और इस वीडियो में करेंगे क्या भाई, नोट्स देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर के नाम में लिख रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल, तो भाई इन दोनों के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ज़्यादा देरी नहीं करते। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये क्या है भाई? अरे ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कोई भी हमने कोई केमिकल लिया, केमिकल 1 ले लिया मान के चलो कोई सा भी, और प्लस कोई केमिकल 2 ले लिया, इन दोनों केमिकल को मिला दिया हमने और कुछ तीसरा केमिकल बन गया। ठीक है, तो ये कैसे बनता है तीसरा केमिकल, क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, समझ रहे हो? तो इसके लिए कुछ लॉ दिए गए हैं। ठीक है, कैसे चीज़ें होती हैं। तो ये दो साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, लवॉइजियर सर के द्वारा और जोसेफ सर के द्वारा। ठीक है, ये केमिस्ट थे, इनने दिए। आपको तो कुछ नहीं याद रखना, इसमें से कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे लॉ दिए गए हैं, पर आपको तो आपकी क्लास में, छोटी क्लास में, दो ही पढ़ने हैं। ठीक है, देखो पहला लॉ तो दिया गया है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। पहले आपको छोटी मोटी चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि एरो है, ये वाला एरो दिख रहा है आपको बीच में, ये वाला एरो, ये एरो जो आपको दिख रहा है, इसके जो लेफ्ट साइड में चीज़ लिखी जाती है, जैसे ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको हम साइंस के अंदर हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और एरो के राइट साइड में जो सी प्लस डी लिखा गया है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट्स। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन होगी, एरो के लेफ्ट साइड में तो भाई रिएक्टेंट्स लिखे जाते हैं और राइट साइड में लिखे जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो हो गया रिएक्शन का ढांचा, रिएक्शन ऐसे लिखी जाती है। अब देखते हैं कि लॉ क्या दिया गया है। लॉ क्या है? लॉ ये कहता है कि रिएक्टेंट का जितना भी मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसका मतलब क्या है भैया, हमें समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। जैसे ए का मास मान लेते हैं हम 20 ग्राम है और बी का मास मान लेते हैं हम 30 ग्राम है, तो बताओ टोटल रिएक्टेंट का मास कितना हो गया? टोटल रिएक्टेंट का मास हो गया भाई 50 ग्राम। कितना हो गया? 50 ग्राम। तो अब क्या करें? अब देखो लॉ में बोला गया है जितना मास रिएक्टेंट की साइड पे है उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। ऐसा नहीं है कि घट के 50 हो, घट के 45 हो जाएगा या 40 रह जाएगा, नहीं, अभी भी प्रोडक्ट का मास 50 ही रहेगा। मतलब कि जैसे मान के चलते हैं सी का 18 ग्राम बना और डी का 32 ग्राम बना, लेकिन नेट मास कितना आएगा? नेट मास 50 ग्राम ही आएगा। इसका मतलब कि जितना कि रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास बढ़ेगा ना मास घटेगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा बढ़ेगा भी नहीं। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां मैंने लिख दिया है मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, सीधी सीधी सी कहानी। ये पहला लॉ दिया गया था, क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे लॉ पे, बस दो ही लॉ पढ़ने हैं हमें। तो दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्या कहता है? देखो इसमें लिखा हुआ है, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। इसमें बोला गया है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, हो सकता है कि वो हो वाटर, जैसे मैंने एग्जांपल वाटर का लिया है इसलिए मैंने वाटर बता दिया। चलो एक सब्सटेंस हमने पकड़ लिया, पानी, वाटर। तो कोई भी सब्सटेंस है जैसे कि वाटर, तो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैंने आपको पहले दूसरे चैप्टर में बता रखा है कि वाटर के अंदर दो एलिमेंट पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को O से। तो एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास पाए जाते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास हमेशा उससे 8 गुना ज़्यादा होगा, 8 गुना, 8 टाइम्स। तो हमेशा 1:8 में पाया जाएगा वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। समझ में आया?
देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखा है कि इन वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दी मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। मतलब क्या है कि ये झील का पानी है, लेक है, इसके अंदर जो पानी पाया जाएगा उसके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होगा ही, क्योंकि H2O होता है ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर नल का पानी ले लें तो 1:8 में ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो पाया जाएगा। अगर हम ओशन का वाटर ले लें उसमें भी 1:8 में ही पाया जाएगा मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। क्लियर है? मतलब कहीं का भी पानी ले आओ आपको ये रेशियो ही पाया जाएगा मास का। इसके अंदर हाइड्रोजन का मास 1 है तो ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम होगा। क्लियर? अगर हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम है तो आपका ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 ग्राम। मतलब कि 1:8 ही रहेगा। ठीक है, अगर आप 3 टाइम्स करोगे तो आपका ये भी 3 टाइम हो जाएगा। क्लियर? तो इसी रेशियो में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाएगा हमेशा। तो ये बोला गया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर। चलो अब यहीं की यहीं एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखो पहला क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर, देखो पहले हमें पता है कि जो वाटर होता है H2O होता है। ठीक है, उसमें हाइड्रोजन होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसके अंदर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन का मास तो 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का होता है 8 ग्राम। ठीक है, उससे 8 गुना ज़्यादा। तो वो ये बोल रहा है अगर हमने हाइड्रोजन 3 ग्राम ले ली तो बताओ ऑक्सीजन कितनी चाहिए होगी हमें। तो सिंपल सा है, हाइड्रोजन को हमने 3 गुना बढ़ाया है तो ऑक्सीजन को भी हमें 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 24। सही है, तो हमें कितनी चाहिए होगी, 24 ग्राम चाहिए होगी हमें ऑक्सीजन। आंसर क्लियर? अब देखो ये दो लॉ दे तो दिए गए। पहला लॉ क्या बोला गया था, पहला वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें उन्होंने बोला था कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा बराबर रहेगा किसी भी रिएक्शन के अंदर। लेकिन भाई ऐसा क्यों होगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दूसरा, इन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर बोल तो दिया कि कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे H2O है कंपाउंड, उसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उन्होंने बस अपने आप ही बता दिया कि इसका हाइड्रोजन का तो 1 ग्राम रहेगा और उसके 8 गुना मास किसका रहेगा, ऑक्सीजन का। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हाइड्रोजन का मास हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर दे रखा है 2 ग्राम, तो बताओ सीधी सीधी बात से ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा भाई, जब इसका 2 टाइम्स बढ़ गया है तो इसका भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा तो इसका 16 ग्राम हो जाएगा। पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा क्यों है, 1:8 ही क्यों है, इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो ये एक्सप्लेनेशन में मात खा गए दोनों लॉज। तो यहाँ पे भाई दिक्कत आ गई, अब क्या करें। अब एक साइंटिस्ट उठ गया है, जॉन डाल्टन। कौन, जॉन डाल्टन। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन लॉज को प्रूफ कर दिया। किसकी मदद से, इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने क्या दी, एटम के ऊपर थ्योरी दी सबसे पहले, और उन्होंने इन बातों को प्रूफ किया है ऐसा क्यों हो रहा है। ये लॉज प्रूफ नहीं हो पा रहे थे, इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं आ पा रही थी, वो जॉन डाल्टन सर ने दी अपनी एटॉमिक थ्योरी की मदद से। तो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा, चलो एक एक करके देखते हैं। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें हम 5 से 6 पॉइंट देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन दिया किसने था, वो दिया था डाल्टन सर ने। क्या था कि जितने भी मैटर्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जैसे कि एटम, जिसे कहते हैं एटम, सॉरी जिसे कहते हैं एटम। अब जैसे कि मान के चलो आपके पास कोई लोहे का टुकड़ा है, वो क्या है, एक एलिमेंट, और वो किससे बना है, एटम से। या आपके पास कोई कांच का टुकड़ा है, वो भी किससे बना है, एटम से। आपकी पेंसिल, आपकी नोटबुक, आपका टब, नल, या फिर कोई भी लोहे का या फिर कांच का टुकड़ा, और या फिर कोई गोल्ड की चीज़, सिल्वर की चीज़, तो ये सब चीज़ें किससे बनी होती हैं, एटम से बनी होती है। अब जो दूसरा पॉइंट दिया गया उसमें क्या बोला गया उन्होंने, कि जो एक एलिमेंट है, मान के चलो कोई एलिमेंट है। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से समझना, जैसे एलिमेंट है, हमने यहाँ देखो एलिमेंट के तौर पे हमने एक कॉपर का फोटो ले रखा है, ठीक है, कॉपर।
अब इस कॉपर में हमने क्या बताने की कोशिश करी है, कॉपर एक एलिमेंट है, कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है। तो इस तार के अंदर भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। कोई भी मैटर किससे बना होता है, एटम से। तो इसके अंदर भी एटम्स होंगे और वो सारे एटम्स एक ही तरीके के होंगे, सारे के सारे एटम कॉपर के ही होंगे, ठीक है, वन टाइप एटम, ठीक है, सिंगल टाइप के। तो ये सारे एटम्स कॉपर के ही होंगे, ठीक है। तो इन सारे एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सारे ही एटम किसके हैं, कॉपर के, बिल्कुल क्लियर। अब जैसे कि हमने यहाँ गोल्ड के लिए रखा है, तो यहाँ भी सारे एटम्स इस गोल्ड के अंदर क्या होंगे, गोल्ड के होंगे। तो सारे एटम्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, गोल्ड की। तो कहने का मतलब क्या है, अगर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उनका साइज ले लो, उनका मास ले लो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ले लो, वो सारी की सारी एटम्स की क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, कॉपर की, तो कॉपर और गोल्ड के जो एटम्स होंगे इन दोनों की सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ना इनका मास सेम होगा, ना साइज सेम होगा, ना ही इनकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इनके अंदर जो देखो, कॉपर के सारे एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, गोल्ड के एटम की सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन गोल्ड और कॉपर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ये कहना चाहता हूं मैं। समझ में आया? तो ये दो और तीसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब हम आ रहे हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। देखो क्या कहता है फोर्थ पॉइंट, एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो ए के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, एक एलिमेंट है ए, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। एक ऐसी एक एलिमेंट है बी, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे। मान के चलते हैं इसके अंदर 500 एटम्स हैं ए के अंदर, और बी के अंदर मान के चलते हैं 800 एटम्स हैं, ठीक है। तो बी के अंदर 800 एटम्स हैं और ए के अंदर मान के चलते हैं 500 एटम्स हैं। और ऐसे ही सी प्रोडक्ट जो बन के आया है उसके अंदर मान के चलते हैं आपके पास 400 एटम्स हैं, और डी के अंदर आपके पास मान के चलते हैं 900 एटम्स हैं। तो इस डाल्टन के इस पॉइंट ने कहा कि एक रिएक्शन के दौरान ना तो एटम घटते हैं ना बढ़ते हैं, जितने एटम रिएक्टेंट साइड में रहेंगे उतने ही एटम आपके प्रोडक्ट साइड में भी बनेंगे। क्लियर? तो ये चीज़ क्लियर करी किसने, डाल्टन सर ने। तो इसी लाइन से आपका प्रूफ हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता था रिएक्टेंट के साइड जितना मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट की साइड भी मास रहेगा। तो वो क्यों रहता है, क्योंकि ना एटम घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। जितना एटम का मास इधर है, जितने भी 1300 एटम है उनका मास जितना इधर है उतने ही 1300 एटम प्रोडक्ट साइड बने हैं, तो उतना ही मास उनका एटम्स का भी होगा। तो ये प्रूफ हो जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे? कि एटम ना घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, इस वजह से जितना मास रिएक्टेंट साइड पे था उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे भी बनेगा। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि हमने एक कंपाउंड लिया, देखो एक कंपाउंड लेते हैं कोई सा, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया जैसे कि H2O। मैंने फोटो भी H2O की लगा रखी है इसलिए H2O ले लेते हैं। देखो अगर ध्यान से देखें इस पॉइंट को, इसमें क्या बोल रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इसका मतलब ये है कि इसमें बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2। H के आगे कितना लिख रहा है, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 1। तो आपका हमेशा कोई सा भी पानी उठा लाना, उसमें आपके हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2, और ऑक्सीजन कितने रहेंगे, 1। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन हो गए 4 ऑक्सीजन हो गए 5, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा हाइड्रोजन 2 रहेंगे, ऑक्सीजन 1 ही रहेगा। ये चीज़ तो बोल दी उन्होंने, द रिलेटिव नंबर सेम रहेंगे। और दूसरी चीज़ बोली काइंड्स ऑफ एटम, उसमें क्या बोला गया है कि हमेशा वाटर के अंदर हाइड्रोजन ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन नहीं मिला तो चलो कॉपर ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपर 2O, ऐसे नहीं होगा। या ऐसा हो जाए कि कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम 5 ऑक्सीजन 4, ऐसा ना नंबर चेंज होगा ना एलिमेंट्स चेंज होंगे, ना नंबर चेंज होंगे। हमेशा रिलेटिव नंबर आपस में रिलेटिव नंबर सेम रहेगा, 2 1
और एलिमेंट भी एटम भी सेम रहेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ में आया? किसी भी कंपाउंड के अंदर ये चेंज नहीं होंगे। तो इसी लाइन से आपकी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी क्लियर हो जाता है कि ऐसा क्यों है। 1:8 वाली बात जो बोली गई थी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, वो यहाँ से प्रूव हो जाती है। क्लियर? तो इन दोनों के एक्सप्लेनेशन किसने दे दिए? डाल्टन सब ने दे दिए। अब हम आखिरी पॉइंट देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एटम्स होते हैं कंपाउंड के अंदर वो स्मॉल होल नंबर की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे एक कंपाउंड ले लिया मैंने Al2O3, ठीक है, CO2, H2O, ठीक है, NH3, P2O5, ठीक है, P2O3। ये मैंने कुछ भी कंपाउंड ले लिए तो इसमें आराम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने लिए गए हैं? 2 लिए गए हैं। ऑक्सीजन कितने लिए गए हैं? 3 लिए गए हैं। कार्बन कितना लिया गया है? यहाँ पे 1। ऑक्सीजन कितना लिया गया है? 2। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, NH3 में N1, हाइड्रोजन 3, P के अंदर 2, 5, 3, 2, 2, 3। इस तरीके से ऐसा किसी में भी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा, जैसे H2O पकड़ लें तो ऐसा तो फॉर्मूला नहीं दिख रहा ना आपको, H2.5 O1.2 नहीं दिख रहा ना। तो ऐसा तो नहीं होता, हमेशा होल नंबर में ही एटम्स अरेंज रहते हैं, ठीक है, कंबाइन होते हैं, ठीक है। क्लियर है? जैसे 2, 3 नॉर्मल 1, 2, 3 वाले नंबर्स, इनमें ऐसा नहीं होगा कि 1.5 हो, ठीक है, या फिर -1 हो, या फिर 1/2 हो। ऐसे इन सब नंबरों में नहीं होंगे, सिर्फ होल नंबर में आपका एटम्स अरेंज होंगे, कंबाइन होंगे। क्लियर? तो अब हम जितना भी टॉपिक देख चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसमें लिख रहा है, इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉइड, शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो भी ये बोल रखा है वो मैंने ये लिख दिया। सोडियम कार्बोनेट आपका 5.3 ग्राम ले रखा है, इथेनोइक एसिड हमने ले रखा है 6 ग्राम, सोडियम इथेनॉइड ले रखा है आपका मतलब प्रोडक्ट में बन रहा है आपका 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ रहा है 2.2 ग्राम, और वाटर बन के आ रहा है 0.9 ग्राम। यही सारी बातें उनने लैंग्वेज फॉर्म में ऊपर दे रखी है। अब ये बोल रहा है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे फॉलो कर रही है। तो ये साफ दिख रहा है, रिएक्टेंट साइड में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम आपका क्या है? इथेनोइक एसिड। तो टोटल रिएक्टेंट कितना है? 11.3 ग्राम। सेम यहाँ पे सोडियम इथेनोइट है 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम है आपका वाटर। इन सबको प्लस करेंगे तो 11.3 ग्राम प्रोडक्ट बन जाता है। तो साफ दिख रहा है रिएक्टेंट जितना है उतना ही प्रोडक्ट है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करता है। तो हमने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने वाला जो पॉइंट है वो है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले लॉ को कौन सा पोस्टुलेट एक्सप्लेन करता है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर करता है डेफिनेट प्रोपोर्शन वाले लॉ को। अब हम देखते हैं एटम, कि एटम होता क्या है, ठीक है। तो एटम की डेफिनेशन लिखी हुई है, एटम आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। कि भाई एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है एटम। मतलब मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक टुकड़ा ले लेता हूँ गोल्ड का। किसका टुकड़ा ले लेता हूँ? गोल्ड का। चलो मैंने गोल्ड का टुकड़ा ले लिया। तो गोल्ड क्या है सर? गोल्ड तो एलिमेंट है। गोल्ड क्या है? गोल्ड तो एलिमेंट है, ठीक है भाई, गोल्ड तो एलिमेंट है। इसके अंदर होते हैं एटम। उसके अंदर क्या होते हैं? एटम।
और एटम सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो एलिमेंट के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम। क्लियर? चलो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप, कि मैंने दो एलिमेंट ले लिया, जैसे एलिमेंट नंबर ए प्लस एलिमेंट नंबर बी, इन दोनों की रिएक्शन करा रहा हूँ और फिर इनके बाद कुछ प्रोडक्ट बन के आएगा। चलो इतनी बात समझ में आती है, ए और बी की रिएक्शन कराई, कुछ प्रोडक्ट बन के आया। तो देखो एलिमेंट जो ए है इसके अंदर एटम होंगे, एलिमेंट जो बी है इसके अंदर एटम होंगे। तो रिएक्शन आप एलिमेंट और एलिमेंट की करा रहे हो, लेकिन रिएक्शन एलिमेंट में नहीं होती है, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं ना उनके बीच में रिएक्शन होती है। आपने देखा ए एलिमेंट लिया, लेकिन ए एलिमेंट रिएक्शन नहीं करेगा, ए एलिमेंट के अंदर जो एटम्स है वो रिएक्ट करेंगे, बी एलिमेंट के जो एटम्स है वो रिएक्ट करेंगे। समझ में आया? रिएक्शन आप भले ही एलिमेंट की करा रहे हो, पर एक्चुअलिटी में रिएक्शन हो किसकी रही है? एटम्स की। ठीक है, तो एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एटम। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब देखो सिंबल दिए गए हैं एटम्स के, एटम्स के क्या दिए गए हैं? सिंबल दिए गए हैं, क्योंकि हर एटम अलग होता है एक दूसरे से, तो इनके लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं। तो पहले, सबसे पहले जो सिंबल प्रपोज करे थे वो डाल्टन सर ने प्रपोज किए थे, जो आज की तारीख में यूज़ नहीं होते। देखो इस तरीके से हाइड्रोजन के लिए ऐसा डॉट वाला सिंबल दिया, कार्बन के लिए ऐसा ब्लैक, ऑक्सीजन के लिए ऐसा बड़ा सा गोल खाली, ठीक है, ऐसा मर्सिडीज जैसा सिंबल दिया इसका फॉस्फोरस का, सल्फर का ऐसा दिया, प्लस जैसा आई का आयरन के लिए दिया। लेकिन अब ये यूज़ नहीं होते भाई, इन्हें याद भी नहीं करना है, ठीक है। बस ये तो मैं आपको बताया था पहले किस तरीके के सिंबल दिए गए थे एटम के लिए, पर अब ये किसी काम के नहीं है। अब जो सिंबल दिए जा रहे हैं वो इस तरीके के दिए जा रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए जो सिंबल दिया गया है वो H दिया गया है, जो हीलियम के लिए दिया गया है वो HE दिया गया है, कार्बन के लिए C दिया गया है, कॉपर के लिए CU दिया गया है, कोबाल्ट के लिए CO दे रखा है। देखो कोबाल्ट का पहले दो लेटर कौन से हैं? CO, तो इसलिए CO। इसी तरीके से कॉपर के भी दो वो लेटर कौन से हैं? CO। लेकिन यहाँ जो सिंबल दिया गया वो दिया गया CU। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम हो जाते ना यार, सेम हो जाते। तो हमने क्या किया, इसका लैटिन लैंग्वेज में शब्द होता है क्यूप्रम। कॉपर को ही लैटिन लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं हम? क्यूप्रम। तो वहाँ से लिया है इसका CU, ठीक है। इंग्लिश में अगर सेम हो जाते हैं तो हम लैटिन वर्ड से उठा लेते हैं, जैसे कि सोडियम का हमने SO ना दे के क्या दिया है? Na, नाइट्रियम से, ठीक है, क्योंकि वो लैटिन में बुलाया जाता है नाइट्रियम सोडियम को, तो Na वहाँ से लिया है। तो इस तरीके से आजकल सिंबल ऐसे दिए जाते हैं लेटर वाइज, इस तरीके से अब नहीं यूज हो रहे, अब इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। अब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ठीक है, कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। क्या लिख रहा है ये मैं समझाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने देखो एक टुकड़ा ले लिया एलिमेंट का, ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, जो कि है फॉस्फोरस। कौन सा एलिमेंट लिया है मैंने? फॉस्फोरस ले लिया, ठीक है भाई, फॉस्फोरस ले लिया, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इस एलिमेंट के अंदर क्या होगा? एटम्स होंगे। अब फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, तो भाई एलिमेंट के अंदर तो हमें पता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एटम्स। तो देखो अगर सिंगल पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, अगर एक पार्टिकल है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एटम। क्या नाम देते हैं? एटम। अगर मोर देन वन पार्टिकल, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 कितने भी पार्टिकल, उन सबको कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो देखो कुछ फेमस मॉलिक्यूल्स के नाम बताता हूँ, जैसे कि P4 फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 4 एटम मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल, ठीक है। S8 सल्फर 8 एटम मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम को ही क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। तो ये हो गई मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है उसे कहते हैं एटोमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी। इसकी डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। मतलब है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, ध्यान से सुनो भाई,
एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है। देखो ये हीलियम का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर कितने एटम है, एक, तो इसकी एटोमिसिटी 1 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है, एटोमिसिटी 1 है इसकी। नियॉन की भी 1 है एटोमिसिटी, आर्गन की भी 1 है, सोडियम की भी 1 है, आयरन की भी 1 है, एल्यूमिनियम की भी 1 है। तो ये सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अब देखो हाइड्रोजन दो दो एटम मिलके बनाता है, ठीक है, मॉलिक्यूल। तो आपके डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया ये, डाइएटॉमिक। तो ऑक्सीजन भी एक डाइएटॉमिक है, क्लोरीन भी एक डाइएटॉमिक है, नाइट्रोजन भी एक डाइएटॉमिक है। अब फॉस्फोरस जो है वो टेट्राएटॉमिक है, सल्फर जो है वो ऑक्टाएटॉमिक है। समझ में आया। तो ये आपके पॉलीएटॉमिक कैटेगरी में रख सकते हो आप, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आपके मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, आइंस की। किसकी बात करते हैं, आइंस। आइंस क्या होता है, तो आइंस की डेफिनेशन तो बहुत ही क्लियर है कि अगर कोई भी पार्टिकल है उस पर चार्ज आ जाए कहीं से, कोई भी पार्टिकल है चार्ज आ जाए, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन पे अगर हम नेगेटिव चार्ज लिया है कहीं से, नेगेटिव चार्ज, ये मैंने क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अब ये क्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इसको आयन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। सोडियम एक एटम है, इस पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लिया है कहीं से यहाँ पे, तो आपका सोडियम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी एक आयन बन गया। क्लियर हो गया। अगर हम एटम पे क्या ला दें, कहीं से चार्ज ला दें, तो उसको आयन बोलने लगते हैं। तो ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयंस। ठीक है, दे आर फॉर्म्ड बाय अटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए उन पर या नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो आयंस बन जाते हैं एटम। ठीक है, एटम कैसे बनाए जा सकते हैं आयंस में, उन पर चार्ज लिया हो। नेगेटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलते हैं, एनाइन। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आयन क्या कहलाएगा, एनाइन। और अगर आपका आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाइन। जैसे कि सोडियम, Na। ठीक है, सोडियम आपका कैसा है, कैटाइन, और क्लोरीन कैसा है आपका, नेगेटिव एनाइन। समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम की नॉलेज होगी कि एटम दिखता कैसा है। अब हम पहले बेसिक एटम के बारे में देख लेते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, हीलियम, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, किसी का भी हो। ठीक है, एटम किसी का भी हो। ठीक है, हम उसके बारे में सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो एटम के अंदर अगर सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ें हमें मेनली देखनी है कि एटम के बीच में जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके बाहर जो ग्रे कलर की लाइंस दिख रही हैं उसको कहते हैं शेल्स। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका बीच में न्यूक्लियस, और ये दो ग्रे कलर की आपको जो लाइंस दिख रही हैं इनको कहते हैं शेल्स। एक्चुअली शेल्स के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और साथ में जो चीज़ पाई जाती है उसे कहते हैं न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर। तो ये एटम का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक बार एटम्स देख लेते हैं कैसे हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक ही शेल दिखाई दे रही है, ठीक है, वन शेल ओनली, और आपको उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम का एटम। तो सोडियम के एटम के अंदर आपको 3 शेल नज़र आ रही हैं। ठीक है, और अगर आप इन सब के इलेक्ट्रॉन्स गिनने चलें तो आपको 11 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, तो अभी आपको मैं जो एक चीज़ बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा कि जो शेल्स होती हैं उसमें आपकी पहली शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, चौथी शेल के अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 2 8 8 2, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देखिए हमने जब सोडियम के इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करे तो पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर दूसरी शेल में गए 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और तीसरी शेल में गए तो 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास नहीं होते, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तीसरी शेल में भरने के लिए। तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने पहली शेल में भर दिया, जबकि मैक्सिमम कितने आ सकते हैं पहली शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 8, चौथी शेल में 2। ये चीज़ समझ में आई। अब एक और चीज़ मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं कि कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो समझो हाइड्रोजन के अंदर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है
तो कितने प्रोटॉन होंगे इसके अंदर? एक ही प्रोटॉन होगा न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे एक ही प्रोटॉन होगा क्योंकि बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। सेम यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 11 ही प्रोटॉन होंगे। ये चीज समझ में आई? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? ये चीज याद रखना। न्यूट्रॉन की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की आगे बात करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे दो टर्म्स तो भाई क्लियर हो जाने चाहिए कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, और आपका एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास किसे कहते हैं। और साथ ही साथ एटॉमिक मास को हम छोटी क्लास में हैं तो मास नंबर भी बोल सकते हैं, मास नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो देखो दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई जैसे येलो कलर ले लेते हैं। देखो एटॉमिक नंबर तो हम सीधा सीधा प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं, प्रोटॉन के नंबर को बोलते हैं। तो यहाँ पे सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन थे? 11 प्रोटॉन। आप बोलोगे कि अरे हमें प्रोटॉन तो दिखाई नहीं देते न्यूक्लियस के अंदर। हाँ तो भाई इलेक्ट्रॉन गिन लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर तो क्या ही होता है? बराबर होता है। तो 11 इलेक्ट्रॉन, वैसे डेफिनेशन में आपको प्रोटॉन ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वगैरह कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन कम ज़्यादा नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभार, वो हम आगे पढ़ेंगे, आइंस के अंदर हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो वो देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता है एटम के अंदर। तो 11 प्रोटॉन गिन लो या इलेक्ट्रॉन गिन लो, आपका क्या आ जाएगा? एटॉमिक नंबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? अब कोई सा भी ले लो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। आपका सल्फर का कितना होता है? 16। फॉस्फोरस का 15। इस तरीके से। क्लियर? हाँ ठीक है, अब हम आते हैं एटॉमिक मास के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? एटॉमिक मास या फिर मास नंबर पे। तो इसको कैसे निकालते हैं? एक न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, उनको जोड़ लो, आपका मास नंबर आ जाएगा आपके पास। तो एग्जांपल के तौर पे सोडियम ही ले लेते हैं, सोडियम। तो सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन। साथ ही साथ 12 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 12 न्यूट्रॉन। तो टोटल आपके पास 23 आपके पास क्या आ जाता है? मास नंबर। 23 मास नंबर। मैंने बताया था ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ दोगे तो आपके पास मास नंबर आ जाएगा। तो सोडियम का मास नंबर कितना होता है? 23। समझ में आया? बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये चीज़। ठीक है, अब जो हमें नेक्स्ट टॉपिक समझना है वो है हमारा वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल किसे कहते हैं? वैलेंस शेल, क्योंकि हमें पहले ये समझना जरूरी हो जाता है। वैलेंस शेल हम उसको बोलते हैं लास्ट शेल को। किसको बोलते हैं? लास्ट शेल को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। जैसे कि ये सोडियम का एटम दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो लास्ट शेल है ये वाला शेल, ये वाला शेल, तो ये वाला शेल क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल। क्या कहलाएगा? वैलेंस शेल। समझ में आया? अब अगर हमें नेक्स्ट चीज समझनी है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में पाए जाए, मतलब लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हो, उसी को क्या बोलेंगे हम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मान के चलो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते जैसे कि मैग्नीशियम में होते हैं, तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर 2 है। तो समझ में आया? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1। तो हमने वैलेंस शेल भी समझ ली और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ लिया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? एटम की स्टेबिलिटी, कि एटम स्टेबल कब होता है। ठीक है, एटम स्टेबल कब होता है? कैसे हम बता सकते हैं कि ये एटम स्टेबल है? तो हम एटम का स्टेबिलिटी तब बता सकते हैं कि अगर मान के चलो एक एटम है, अगर मान के चलो एक एटम है जिसमें एक शेल है, जिसमें क्या है? एक शेल है, जैसे हाइड्रोजन के में होते हैं। तो एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? पहली शेल में अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आ सकते हैं? 2। लेकिन हाइड्रोजन की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है।
हीलियम की बात करें तो हीलियम के में भी एक ही शेल होती है, हीलियम में भी एक ही शेल होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब हीलियम स्टेबल है। समझ में आया? मैंने आपको बताया था पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी शेल में 8, तीसरी शेल में 8, चौथी शेल में 2। तो किसी में भी आपको बस ये चेक करना है कि अगर 2 शेल हैं और दूसरी शेल में मान के चलो 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है। 3 शेल है और 3 में मान के चलो तीसरी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल नहीं है जब तक कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। तो स्टेबिलिटी समझ में आई? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबिलिटी ऐसे ही है। जैसे कि अगर सोडियम की बात करें, यही वाले की, तो सोडियम स्टेबल दिखाई पड़ रहा है या नहीं? देखो पहली शेल में 2 है, ठीक है, दूसरी शेल में 8 है, ठीक है, तीसरी शेल में 1 है। तो इसका मतलब यहाँ होने कितने चाहिए थे? 8, लेकिन है कितने? 1। तो इसका मतलब ये सोडियम भी स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी समझ में आई कि स्टेबल कब होता है एटम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो यहां मैंने एक एटम बना रखा है सोडियम का, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे जो मैंने एटम बना रखा है वो बना रखा है क्लोरीन का, जिसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सोडियम का वो 1 है, ठीक है, मतलब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, ठीक है। मतलब कि इसकी तीसरी शेल में 8 होने चाहिए थे लेकिन है 7, मतलब कि ये स्टेबल नहीं है। और सोडियम के भी तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लेकिन है कितने? 1। तो ये भी स्टेबल नहीं है भाई, दोनों ही स्टेबल नहीं है। अब देखो स्टेबल नहीं है तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा स्टेबल करने के लिए। तो ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, सोडियम और क्लोरीन कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई, तभी इनके पास क्या होगी? स्टेबिलिटी आएगी। तो देखो यहाँ पे ये क्या काम कर सकते हैं, तो सोडियम एक काम कर सकता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी। बची कौन सी शेल? अंदर वाली। तो सिर्फ इस पर 2 शेल बचेंगी और दूसरी शेल में तो कंप्लीट है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये स्टेबल हो जाएगा। और क्लोरीन क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले ले, एक इलेक्ट्रॉन अंदर ले ले तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि भैया ये ऐसा भी तो कर सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन अंदर ले ले सोडियम, 7 इलेक्ट्रॉन अंदर ले ले। तो ये ऐसा कर सकता था लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैक्स टू मैक्स 3 इलेक्ट्रॉन अंदर ले सकता है। मतलब किसी से 3 इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम कंडीशन में 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लिए जा सकते। पर यहाँ तो 7 लेने हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है, 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। एक लूज करना बिल्कुल पॉसिबल लग रहा है यहाँ पे। सेम क्लोरीन के साथ आप ये बोल सकते हो कि भैया ये 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी तो सकता है। भाई मैंने बताया या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अंदर ले सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन तो बहुत हो गए यार, 7 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कुछ नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स 3 के साथ ये कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या दे सकता है। तो यहाँ पे इस बेटर ऑप्शन यही है कि एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर से कहीं से ले ले। तो आप सब समझ में आ गया कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दे? लूज कर दे तो ये स्टेबल हो जाएगा। सेम क्लोरीन क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले तो स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये स्टेबल हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आती है कि एक इलेक्ट्रॉन ले ले स्टेबल हो जाएगा। अब देखो जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से समझ लो। अब ये सोडियम की तरफ देखें तो इसने क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखो सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज तो किया है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इस कारणवश इस पे से नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, कैसे ये पॉजिटिव चार्ज आया मैं ये भी बता देता हूँ। सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, और अब इस पे बचे 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो भाई 10 से 10 इलेक्ट्रॉन तो कट गए, एक प्रोटॉन भी एक्स्ट्रा बचा, इस वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट याद रखो, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। सेम क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है ये चीज़? तो सोडियम हो गया Na पॉजिटिव। अब देखो किसी भी एटम पे अगर चार्ज आ जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी एटम पे अगर चार्ज आ जाता है तो इसको आयन कहने लग जाते हैं। तो ये सोडियम का आयन बन गया।
सेम क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस वजह से ये क्लोरीन का आयन बन गया, ठीक है, क्लोरीन का आयन। तो ये सोडियम का आयन हो गया कैटायन और क्लोरीन का आयन हो गया एनायन, नेगेटिव वाला एनायन, पॉजिटिव वाला कैटायन। ये चीज क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं वैलेंसी। देखो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है वैलेंसी, ठीक है। अब हम वैलेंसी समझते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं। तो देखो वैलेंसी की डेफिनेशन पे जाए तो डेफिनेशन तो क्या लिखी हुई है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और एटम बोल लो इज नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब कि एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी। समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या है ये वैलेंसी, बहुत कठिन है ना वैलेंसी, समझ ही नहीं आती है। लेकिन एक चुटकी में हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाते हैं। देखो इसमें, देखो यहाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, देखो यहाँ से मैंने कम से कम 20 एलिमेंट लिख दिए हैं, यहाँ 20 एलिमेंट लिख दिए हैं। ये इनके एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4 5। एटॉमिक नंबर मतलब तो जानते हो ना कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आपके पास 20 तक मैंने एलिमेंट लिख दिए हैं। 20वां एलिमेंट कौन सा होता है, कैल्शियम। ये याद कर लो इस तरीके से, मैं बता रहा हूँ किस फ्लुएंसी में याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इस फ्लो में आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे इनके सिंबल भी लिख दिए मैंने, एच, एच ई, एल आई, बी ई। इनके सिंबल भी आपको ऐसी तरीके से याद हो जाने चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने वैलेंसी लिख रखी है। वैलेंसी में बताता हूँ कैसे। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1। मतलब इसकी पहली शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 1। लेकिन इसे चाहिए कितने, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, ठीक है, सही है। अब हीलियम की बात करें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसे चाहिए थी पहली शेल में, तो ये एक भी नहीं लेगा, इसकी वैलेंसी 0 हो गई। मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए या फिर ये गेन करेगा कितने इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा, यही वैलेंसी होती है। तो हाइड्रोजन क्या कर सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, तो इसकी एक वैलेंसी हो गई, क्योंकि 2 करने हैं ऐसे कैसे थे। लिथियम की बात करें तो लिथियम को 3 करने हैं। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, लेकिन 2 तो एक शेल में हो गए और तीसरा आपका देखो 3 कैसे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दूसरा 2 तो एक पहली शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूसरी शेल में। जबकि इसे तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे दूसरी शेल में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। सेम बेरिलियम की बात करें तो 2,2, 4 है तो 2,2, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा। बोरोन की बात करें तो 2,3, ये फिर से अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। कार्बन की बात करें तो 2,4, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन का मैंने बताया था आपको, 4 इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको बताया था कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन का क्या बताया था कि 3 से ज़्यादा ना ये ले सकता है, 3 से ना ज़्यादा ये छोड़ सकता है। तो 4 के केस में आप इसकी वैलेंसी यहाँ 4 लिखी है। वैसे आपको इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे 4 लिखी है तो चलो 4 लिख देना, लेकिन इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 ना छोड़ सकता है ना ले सकता है, ठीक है। इसका केस थोड़ा सा आपको 10th में समझाया जाएगा, तो वहाँ डिटेल में बात करेंगे, जब तब तक के लिए 4 बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन की बात करें तो 2,5, तो फिर से ये 3 इलेक्ट्रॉन अब ले लेगा, क्योंकि 5 छोड़ना तो इम्पॉसिबल है, 3 लेना आसान है। अब बात करें 2,6, 2 ले लेगा। फ्लोरीन की बात करें तो 2,7, 1 ले लेगा। नियॉन की बात करें तो 2,8, इसको लेने ना छोड़ने की जरूरत नहीं है। सोडियम की बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2,8,1, 1 छोड़ देगा। सेम मैग्नीशियम का 2,8,2, 2 छोड़ देगा। एल्यूमिनियम की 2,8,3, 3 छोड़ देगा। सिलिकॉन की बात करें तो 2,8,4, 4 का केस अभी हमारी क्लास में नहीं है अभी अब बताने के लिए, ये शेयरिंग का केस है। फॉस्फोरस की बात करें 2,8,5, 2,8,5, तो ये 3 ले लेगा। 2,8,6, 2 ले लेगा। 2,8,7, 1 ले लेगा। 2,8,8, तो इसको जरूरत नहीं है। 2,8,8,1, तो ये 1 छोड़ देगा। 2,8,8,2, तो ये अपने 2 छोड़ देगा, ठीक है।
अब हमें इससे ये तो पता चल चुका है कि ये जो एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं ये अपनी इन फॉर्म में तो स्टेबल नहीं है, ये या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल हो जाते हैं। तो अब हम एक बार देखते हैं कि ये स्टेबल किस फॉर्म में रहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आपका H नेगेटिव में स्टेबल हो सकता है, ठीक है, या H पॉजिटिव में भी स्टेबल हो सकता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या एक इलेक्ट्रॉन ले ले। हीलियम अपना नॉर्मल स्टेबल है। लिथियम की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये स्टेबल हो जाएगा। बेरिलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये स्टेबल हो जाएगा। बोरॉन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएगा। कार्बन एक शेयरिंग वाला है तो इसकी बात नहीं करते। नाइट्रोजन की हम बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाएगा। फ्लोरीन की 1 इलेक्ट्रॉन, नियॉन को कोई ज़रूरत नहीं है। सोडियम की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के स्टेबल हो जाएगा। सिलिकॉन आपका शेयरिंग का है। फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव है, ठीक है। फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्लोरीन 1 एटम गेन करके, आर्गन को कोई ज़रूरत नहीं है। पोटेशियम आपका 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, कैल्शियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के। क्लियर? तो स्टेबिलिटी इस तरीके से आ जाएगी। अब देखो हम फॉर्मूला बनाना सीखने वाले हैं, उससे पहले आपको ये कुछ पॉली एटॉमिक आयंस याद हो जाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि OH नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। सेम NO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन। सेम कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। तो आपको कम से कम ये 5 आयंस याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और आपको ये वाले आयंस भी याद रहने चाहिए। हाइड्रोजन का हाइड्राइड आयन ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी हो सकता है। हीलियम का कोई आयन नहीं होता। लिथियम का Li पॉजिटिव, Be2 पॉजिटिव, B3 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, नियॉन, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। मेनली यूज होने वाला तो यहाँ पे है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और इनमें से Cl यूज़ होता है, ठीक। और आपका K भी यूज़ होता है। कैल्शियम बहुत यूज़ होता है, कैल्शियम बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम आपको ये तो याद होने ही होने चाहिए। वैसे तो सारे याद कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब हम बनाना सीखते हैं। देखो मैग्नीशियम और OH इनका क्या कंपाउंड बनेगा वो हम बनाना सीखते हैं। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है ये इसके नीचे लिख देनी है हमें। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, मैंने याद कराया है। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है। OH अब ये भी पॉली एटॉमिक आयन में मैंने बताया है आपको, ये रहा 1 नेगेटिव, ठीक है। तो ठीक है, OH के नीचे लिख दो 1, ये वाला 1 यहां पहुंचा दो और आपका OH पे ये 2 पहुंचा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो बनने वाला आपका फॉर्मूला क्या बन के आएगा? Mg1 और OH2, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बना? MgOH2। 1 को आप स्किप कर सकते हो, MgOH2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, सही है। और देखते हैं एग्जांपल। एल्यूमिनियम के नीचे इसकी वैलेंसी लिख दो 3, ओ के नीचे इसकी लिख दो 2, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, क्या बनेगा? Al2O3, ये भी समझ लिया। और देखते हैं कैल्शियम के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दो 2, SO4 के नीचे लिख दो उसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Ca2SO4 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया। ये वाला नंबर मत देख लेना भाई, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ ताकि ये नंबर तो ये पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। इस नंबर से हमें कुछ नहीं करना है, तो बाहर के नंबर ही देखे जाएंगे। 2 से 2 कट गया तो CaSO4 आपका फॉर्मूला बना, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। एक और देख लेते हैं। सोडियम के नीचे उसकी वैलेंस लिख दो 1, NO3 नेगेटिव, ये भी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो क्या बनेगा? NaNO3, ये फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से हम क्या बनाया करते हैं? फॉर्मूले बनाया करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या है? जैसे कि
H2O का एग्जांपल ले लेते हैं हम। H2O का मॉलिक्यूलर मास जानते हो कितना होता है? H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट लगाते हैं हम U, ठीक है। U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो इसके पीछे U लिख देंगे, ठीक है, 18U, ठीक है। इसी तरीके CO2 की बात करें तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास जानते हो? CO2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 44U, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हो कि ये याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी याद नहीं करने पड़ेंगे, हमको बस इनके एटॉमिक मासेस याद करने पड़ेंगे इस तरीके से। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता था? 1, तो इसका एटॉमिक मास आपको याद कर लेना है, इसका एटॉमिक मास भी क्या होता है? 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 2, इसका एटॉमिक मास होता है 4। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है इसका 7, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आपको एटॉमिक नंबर याद कर लेने हैं इन सारे सबके, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास आपको मैंने टेबल में दे रखे हैं 20 तक एलिमेंट्स तक के। अब आपको करना क्या है, ये एटॉमिक मास जब आप याद कर लेंगे, ये इनमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, एक छोटा सा फंडा होता है, जो इवन नंबर वाले हैं उनका बस डबल करना है आपको एटॉमिक नंबर से, और ऑड वालों में डबल करके +1 कर देना है, तो आपके ये निकलते जाएंगे। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे 4 का आ गया, ठीक है, वैसे 5 का 10 11 हो गया, 6 का 12 हो गया, 7 का एक्सेप्शन आ गया, 15 होना चाहिए था लेकिन 14 हो गया, ठीक है, 8 का 16, 9 का 19 सही है, 10 का 20, 11 का 23 बिल्कुल सही है, 24 डबल करना है बस आपको, और ऑड वालों का डबल करके +1। तो अगर इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे? अब जैसे आपको H2O का निकालना है तो आप करेंगे क्या? देखो 2 क्या है आपके पास? हाइड्रोजन, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे रखा है हमें 1। ये चीज़ क्लियर आई? 2 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपको दूसरे एटम पे आना है तो प्लस लगा देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16, ठीक है, टेबल में आप देख सकते हैं एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? 16, तो आपका ये 16 हो गया। तो जैसे ही आप इन्हें प्लस करेंगे 2 × 1 2 + 16 = 18, ठीक है। अब CO2 की बात कर लेते हैं। CO2 का कितना होगा? C का होता है आपका 12 + 2 × ऑक्सीजन का कितना हो गया? बोलो, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, तो 32 + 12 = 44U। ये आपको निकालना आई होप आ गया होगा। 44U, ये 44 लिखा है और ये U लिखा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास इसी को कहते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में मोल कंसेप्ट वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मोल कंसेप्ट भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया तो। वो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे मोल कंसेप्ट के लिए। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेक्ड आइज? मतलब आंखों से देखना पॉसिबल क्यों नहीं है एटम को? क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, वो नैनोमीटर्स में उसकी लेंथ होती है, ठीक है, उसका डायमीटर वगैरह नैनोमीटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो Na और O, Na का नीचे हम उसकी वैलेंसी लिख देंगे 1 और O के नीचे लिख देंगे उसकी वैलेंसी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा Na2O, ठीक है, इसका आंसर हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड का पूछ रहा है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निकाल लेते हैं, AlCl, एल्यूमिनियम क्लोरीन लिख लिया हमने। एल्यूमिनियम का होता है 3, Cl का होता है 1, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बनेगा? AlCl3, ठीक है। अब हमारे पास सोडियम सल्फेट का पूछ रहा है तो ठीक है, सोडियम सल्फेट का पूछ रहा है SO4 का, तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ बन गया Na2SO4, ठीक है। अब पूछ रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ये लिख दिया मैग्नीशियम, ये लिख दिया हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम की 2 हाइड्रोक्साइड की 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद बन गया MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग। ये है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, ये है कैल्शियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम सल्फेट, ये है आपका पोटेशियम नाइट्रेट और ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे आंसर मैंने नीचे लिख दिए, ये तो बिल्कुल ही आसान था। नेक्स्ट है हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल और PO4 3 नेगेटिव आयन।
देखो H2S मॉलिक्यूल के अंदर साफ दिख रहा है 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 एटम, और PO4 के अंदर भी साफ दिख रहा है 1 P मतलब 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, तो 5 एटम। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ ZNO का मास निकालना है हमें, कितना बनेगा, Na2O का मास बताना है, K2CO3 का बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। ZNO को निकाल लेते हैं। ZNO का मास निकालने के लिए Zn कितने हैं 1 मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक मास कितना होता है 65 क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 1 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बोलो 16। ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्लस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है Na2O। नेक्स्ट क्या है Na2O, तो Na2O का क्या होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई Na का कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो आप इसे निकाल लेना, आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका K2CO3। K2CO3 2 इंटू के का कितना होता है 39 प्लस क्वेश्चन में दे रखा है के का भी, और सी का कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं 3 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये आप प्लस मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो इसमें पूछा गया है कि क्विक लैम में एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो क्विक लैम का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लैम बोला जाता है, ये याद कर लेना। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है कैल्शियम, अब इनकी स्पेलिंग क्या लिखूँ यार, कैल्शियम चलो एक में लिख देता हूँ, कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। ठीक है, ये खुद लिख लेना आंसर में। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में तो साफ ही दिख रहा है H हाइड्रोजन और ब्रोमीन। ठीक है, 2 एलिमेंट होते हैं। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए CaHCO3, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं ऐसे HCO3 को, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल लो या कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसके अंदर कितने आपको एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया K2SO4, K2SO4 वैसे आप निकाल भी सकते हो K और SO4, K की वैलेंसी होती है 1, SO4 की होती है 2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला आपका क्या आएगा K2SO4। तो इसके अंदर आपको 3 एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और ये चैप्टर आपका मतलब आपका चैप्टर का ये पार्ट 1 बोल लो, पार्ट 1 आपका ये कंप्लीट होता है, यहाँ पे पार्ट 1 कंप्लीट। अब हमारा मोल कंसेप्ट बचा, वो भाई मोल कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।